बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ब्लड और जो सब्जेक्ट है हमारा वो है फंक्शनल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, अब हम लोगों ने बात करनी है ब्लड की कि ब्लड हमारे बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, ये होता क्या है और ये इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड होता क्या है। ब्लड हमारे पास एक बॉडी फ्लूइड है जो कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर रन करता है और आपके एक एक सेल के पास जाके जो है वो चीज़ों का एक्सचेंज जो है वो करवाता है। फॉर एग्जांपल आपके हर सेल के पास जाके एक तो ये न्यूट्रिएंट्स का जो है वो एक्सचेंज करवाएगा, दूसरा ये हमारे पास गैसेस एक्सचेंज करवाएगा। मतलब कि अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो वो हमारे पास सेल के पास जाके ऑक्सीजन उसको डिलीवर करेगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दरमियान में प्रोड्यूस हुई होगी उसको कलेक्ट करेगा और फिर उसे लंग्स की तरफ लेके आएगा, फिर उसे आउटसाइड द बॉडी एक्सहेल करवा देगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो ब्लड क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करा रहा है। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं एनर्जी के तौर पे आपके सेल एक एक सेल के पास वो किसके थ्रू जा रही है, ब्लड के थ्रू जा रही है। ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीजन आप इनहेल करते हैं, लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो आपके सेल्स के पास जा रही है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में वापस भी किसके थ्रू आ रही है, ब्लड के थ्रू आ रही है। ठीक है, उसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट, जो आपका सेलुलर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है ना, वो भी हमारे ब्लड के थ्रू जो है वो किडनी में जाता है, फिर वहाँ से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है आपकी बॉडी से। ठीक है, तो ब्लड जो है वो आपका मेन फंक्शन जो है वो बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहा है और आपकी सेल की हेल्दी होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ब्लड हमारे पास हम लोग कह सकते हैं ब्लड इज़ अ बॉडी फ्लूइड विच टेक ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू द सेल एंड टेक अवे द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द सेल एंड एक्सक्रीट आउट इट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्लड के, ये हम लोगों ने बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड कॉम्पोजिशन की। ठीक है, कि ब्लड हमारे पास कंपोज किससे होता है। तो हमारे पास ब्लड जो है वो दो चीज़ों से कंपोज होता है। एक तो हमारे पास होते हैं सेल्स, दूसरा हमारे पास होता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा जो है वो हमारे पास फ्लूइड होता है, वाटरी सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हमारे प्रोटीन्स और आपके जो आयंस हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं और सारे के सारे आपके वाइटामिन्स हैं, सारे के सारे जो हैं वो आपके प्लाज्मा के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा is a mixture of water, proteins, मेनली ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सारे के सारे जो है वो आपके प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग सेल की बात करें कि हमारे पास सेल्स कौन कौन से होते हैं, तो हमारे पास 3 टाइप के सेल्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं लेकिन मेनली जो है वो हम 3 को स्टडी करते होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रेड ब्लड सेल्स जिनको हम RBCs कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं सेल की। ठीक है, अब क्या होता है ब्लड के अंदर ये तीनों टाइप्स के सेल जो हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, मौजूद होते हैं। अगर हम इसको ब्लड के अंदर से इन सेल्स को निकाल दें तो हमारे पास जो पीछे चीज़ बच जाएगी वो सारा का सारा प्लाज्मा होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, ठीक है जी। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है उस प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग जो है ब्लड के सैंपल को जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल के उसे एक स्पीड के ऊपर जो है वो सर्कुलर मोशन के अंदर घुमाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो प्लाज्मा है वो अलग हो जाता है और जो ब्लड सेल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। ये हम क्यों करते हैं, ये हम लोग देखने के लिए करते हैं कि आपके ब्लड के अंदर कितने सेल्स जो हैं वो उनकी अमाउंट प्रेजेंट है। रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनकी हमारी सर्टेन अमाउंट है, वाइट ब्लड सेल्स हैं वो सर्टेन अमाउंट है, प्लेटलेट्स हैं वो सर्टेन अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अगर हमारे पास वो सर्टेन अमाउंट जो है वो मीट ना करी हो, उससे कम हो, तो फिर हम लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा यार इसके ब्लड के अंदर इस चीज़ की डेफिशिएंसी है तो वी शुड गिव हिम दैट। ठीक है, ताकि वो जो डेफिशिएंसी है वो ओवरकम हो जाए। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर
जब वो ब्लड को जो है वो सारा वो करवाते हैं, तो क्योंकि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं ये सारी की सारी जो हैं वो हमारे पास हैवी होते हैं डेंसिटी वाइज, ठीक है। तो ये हमारे पास नीचे इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। और क्योंकि प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड होता है, वाटर की कंसिस्टेंसी टाइप होता है, तो वो हमारे पास सारा ऊपर जमा हो जाता है, ठीक है। तो दैट कलेक्शन ऑफ सेल्स जो कि सारे के सारे प्लाज्मा से अलग हो चुके हैं, इसको हम कहते हैं हेमाटोक्रिट, ठीक हो गया जी। इसको हम क्या कहते हैं, हेमाटोक्रिट। तो ये हम कह सकते हैं कि जब ब्लड, अगर हम लोग कहते हैं ना कि ब्लड का कलर जो है वो रेड है, तो वो जो रेड कलर होता है वो इन सेल्स की वजह से होता है, और उसमें मेनली जो है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल जो है उसका कलर जो है वो एक पिगमेंट होता है उसके अंदर हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसकी वजह से होता है। वहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये आगे हम जब बारी बारी इनको पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या इनका रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हेमाटोक्रिट है वो हमारे पास सब्सटेंस है जो ब्लड के अंदर से, जो हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड लिए है उसमें से जब हम प्लाज्मा और इनके सेल्स को जो है वो अलग कर देते हैं, तो वो जो कलेक्शन ऑफ सेल्स आती है वो हमारे पास हेमाटोक्रिट कहलाती है। और जो बाकी हमारे पास ये सब्सटेंस बच जाता है, ये हमारे पास कहलाता है प्लाज्मा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन की बात आ गई, प्लाज्मा हो गया, सेल्स हो गए। अब जो सेल्स हैं इनकी तीनों टाइप्स हैं, इनको हम बारी बारी अब स्टडी करते हैं कि ये क्या रोल प्ले करते हैं, ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स जिनको हम RBCs भी कहते हैं। सबसे पहला बात, इनका कलर जो है वो रेड क्यों होता है कि इनके पास एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हम हीमोग्लोबिन, ठीक है जी। जो हीमोग्लोबिन होता है ना पिगमेंट, वो हमारे पास रेड कलर जो है वो इम्पार्ट करता है। अब हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो रखता होता है, ठीक है। तो आपके पास इसको हम कहते हैं HB लेवल। अगर किसी बंदे का या बंदी का HB लेवल जो है वो लो होता है, तो इसका मतलब है कि उसके रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो पिगमेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और कम अमाउंट में होने की वजह से उसके ब्लड की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो कम है। तो जब उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो जाहिर बात है कि जब वो ऑक्सीजन कम बाइंड करेगा तो वो सेल्स तक भी कम ऑक्सीजन पहुंचाएगा। जितनी सेल्स की ऑक्सीजन की डिमांड है क्या वो पूरी होगी, नहीं, वो ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो पूरी नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से पेशेंट जो है वो हमारे पास अनीमिक कंडीशन में चला जाता है। हीमोग्लोबिन जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें अनीमिया हो जाता है, ठीक है, एनीमिक कंडीशन में चला जाता है। और उसके अलावा पेशेंट फटीग रहता है, एक्टिव नहीं होता बिल्कुल भी, उसका किसी काम में दिल नहीं लगता, उसके ब्रेन सेल्स के पास ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंची होती, तो उसके ब्रेन सेल्स सही काम नहीं कर रहे होते, तो वो हर वक्त कन्फ्यूजन की स्टेट में रहता है, एक्टिव नहीं होता, ब्रेन वाइज एक्टिव नहीं होता कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करा सके, जल्दी थक जाता है, तो उसकी डेली लाइफ जो है वो सारी की सारी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो हेल्दी कंडीशन में होना और उनका HB लेवल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग HB लेवल की बात करें तो मेल्स के अंदर जो है HB लेवल 14 to 16 होना ज़रूरी है, जबकि हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स की हमारा 12 to 14 जो है ये रेंज होती है। इससे कम होगा सर्वाइवल है, लेकिन 9 से नीचे अगर जा रही है ना आपकी लेवल ऑफ HB, तो इसका मतलब है इट इज़ अ एमरजेंसी कंडीशन, तो आपको उसको फौरी तौर पे जो है वो देखना पड़ेगा, वरना ज़िंदगी जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी आ सकती है, ठीक है। जो अनीमिया की हमने बात की थी ना, जो HB लेवल कम होने की वजह से होती है, उसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। फॉलिक एसिड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपके ब्लड का कंपोनेंट है, और वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तब भी हमारे पास जो है वो अनीमिक पेशेंट हो सकता है। आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए उसकी वजह से भी हमारे पास
अनीमिक पेशेंट हो सकते हैं, तो इसलिए आपको अपनी डाइटरी इनटेक जो है वो भी प्रॉपर रखनी पड़ती है ताकि आपका ब्लड जो है वो अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो और अच्छे तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। इसी वजह से हम लोग लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनको प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके अंदर आयरन होता है जो कि ब्लड के लिए अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन वो भी आयरन वो ग्रीन वेजिटेबल्स जो कि हम लोग थोड़े रॉ फॉर्म में जो है वो इनटेक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग उसे जो है वो भून के सारे उसका आयरन ही जो है वो डिस्ट्रॉय कर दें और फिर हम लोग वो खा रहे हैं और फिर भी हम कह रहे हो कि यार ये अनीमिया हमारा ठीक नहीं हो रहा, तो दिस इज़ नॉट द वे, ठीक है। उसके अलावा आपको इस चीज़ को ट्रीट करने के लिए सप्लीमेंट्स भी जो है वो लेना, आयरन सप्लीमेंट, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमें जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जितना हम लोग खा रहे होते हैं खाना या ग्रीन वेजिटेबल्स, उनसे वो पूरी नहीं हो रही होती, ठीक है। तो ये हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं वाइट ब्लड सेल्स की और प्लेटलेट्स की। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उसे हम बॉडी की आर्मी भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी की आर्मी होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं अगेंस्ट द फॉरेन बॉडीज़ और टॉक्सिन्स, ठीक है जी। तो रेड ब्लड सेल्स का हम लोगों ने ये फंक्शन पढ़ लिया कि ये हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है वो हेल्प करती है, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। जिनको हम WBCs भी कहते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर ये जो है सबसे पहले हम इसको बॉडीज़ आर्मी कहेंगे क्योंकि ये आपको डिफेंड करता है फॉरेन पैथोजन और ये इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक हो गया। यह आपकी बॉडी को जो है वो इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन से जो है वो प्रिवेंट करता है, ठीक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि आपकी बॉडी जो है वो इन्फेक्शन जो है और इन्फ्लेमेशन से जो है वो किस तरह कांटेक्ट में आती है। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे रूम में गए थे जहाँ पे किसी को जो है वो इन्फ्लुएंज़ा था, यानी कि नज़ला था, ठीक है। तो आपने वहाँ से उसके इन्फ्लुएंज़ा के वायरस जो है वो कैच किए, ठीक है। वो इन्फ्लुएंज़ा वायरस कैच करने से आपके अंदर वो वायरस जब आया है तो आपके वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो अलर्ट हो गए हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद द बॉडी। कोई ऐसा फॉरेन टॉक्सिन जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो गया जो कि बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो आपकी बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स जो हैं फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं और वो उस इन्फ्लुएंज़ा वायरस को जो है अगर वो पहले हुआ हो तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा ये पहले वाला ही हमारे पास आया है, तो उसके अगेंस्ट ये वाली हमारी एंटीबॉडीज़ हैं, ये डिफेंड करेंगी बॉडी को। तो ये उसको जो है वो भिजवा देते हैं कि जाएं भाई उस वायरस के साथ जाकर लड़ाई करें और उनको किल करें, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा वायरस आप कॉन्टैक्ट में कर लेते हैं जिसकी बॉडी को बिल्कुल भी पहले पहचान नहीं होती और वो पहले भी कभी भी कॉन्टैक्ट में नहीं आया हुआ होता, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स जो हैं पहले तो उसके साथ लड़ाई करते हैं और लड़ाई करते करते उसको डीकोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अच्छा ये वायरस बना किन किन सी चीज़ों से। एक दफ़ा जब वो हो जाता है हो सकता है उस टाइम पीरियड के अंदर आपकी बॉडी इतना अच्छा जो है वो डिफेंड ना कर पाए अपने आप को, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वो अपने आप को इस तरह क्या कहते हैं उस न्यू वायरस को जो है वो उससे जान पहचान कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी जो है वो उतना अच्छा अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही होती। तो फिर लेकिन नेक्स्ट वो उस वक्त उसको डिकोड कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो उसके मुताबिक जो है वो अपनी एंटीबॉडीज़ बना के रख लेते हैं पास कि ये वाला वायरस जो है वो इसकी ये वाली एंटीबॉडीज़ हैं। फिर अगर खुदा ना खास्ता वो दोबारा से वायरस आपके ऊपर अटैक करे तो वो ऑलरेडी बनी हुई एंटीबॉडीज़ की जो है वो कोडिंग की बेसिस पे उसको भेजते हैं और उसको डिफेंड करवाते हैं आपकी बॉडी को कि आपकी बॉडी जो है अब उस वायरस से जो है वो शिकस्त ना खाए, ठीक है, हारे ना।
ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सारा मैकेनिज्म होता है जिसकी बेसिस के ऊपर हमारी वाइट ब्लड सेल्स जो है वो बॉडी के साथ जो है वो और एंटीबॉडीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये डिफेंड करते हैं आपकी बॉडी को और ये आपके इम्यून सिस्टम का जो है वो हिस्सा होते हैं। अगर आपके वाइट ब्लड सेल्स जो है वो अच्छी कंडीशन में होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, हेल्दी होगा, ठीक है। और नहीं होगा तो आपको छोटी मोटी बीमारियां भी जो है वो लगती रहेंगी। इसी तरह जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन एक्चुअली कैंसर ने उनका इम्यून सिस्टम वीक कर दिया होता है, तो इस वजह से उन्हें छोटी छोटी बीमारी लग रही होती है जिसकी वजह से वो मज़ीद वीक से वीक होते जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वाइट ब्लड सेल्स का इंट्रो। फिर अब हम आ जाते हैं तीसरी पे, प्लेटलेट्स। यहाँ पे हमारे पास प्लेटलेट्स जो हैं ये हमारे पास क्लॉटिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है जी। क्लॉटिंग एजेंट्स का मतलब है कि आपका कहीं पे भी जो है वो कट लगा है बॉडी के अंदर, तो वहाँ पे ब्लड निकल रहा है। अब वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स भी निकल रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी निकल रहे हैं और प्लेटलेट्स भी हैं। रेड ब्लड सेल्स वहाँ पे किसी काम के नहीं है, वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे किसी काम के नहीं। हाँ, अलबत्ता वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे ये काम करेंगे कि वहाँ पे डिफेंसिव मैकेनिज्म आपका स्टार्ट कर देंगे कि बाहर से जो है, क्योंकि अब तो डायरेक्ट एंट्री होगी है ना पॉसिबल, तो बाहर से जो है वो एक्स्ट्रा पैथोजेंस को जो है वो अंदर ना आने दें। अगर आ भी गए हैं तो वो वहाँ पे फिर अपना सारा इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट करके उनको किल करें, ठीक है। वहाँ पे ब्लड को जो रोकने के लिए हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो ब्लड सेल आ जाता है ना, वो आ जाता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और फटाफट जो है वहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स अपना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट उस एरिया को हील कर सकें, उस एरिया को ब्लॉक कर सकें, ताकि फर्दर आपका लॉस ऑफ ब्लड ना हो, प्रिवेंट कर सकें ब्लड लॉस को। क्योंकि अगर एक हद से ज़्यादा जो है ब्लड लॉस हो जाएगा तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर तो 5 लीटर ही ब्लड है ना। अगर आपका जो है 2 या 3 लीटर्स जो है वो क्या कहते हैं वेस्ट हो गया, तो बाकी पीछे 2 लीटर्स या पूरी बॉडी की नीड्स को फुलफ़िल कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इस वजह से प्लेटलेट्स वहाँ पे क्या करती हैं कि वो मैक्सिमम कोशिश करती हैं कि जल्द से जल्द जो है, आपको देखें कोई छोटा सा कट लग जाए, स्टार्ट में बड़ा खून निकल रहा है तो फिर उसके बाद खून आना बंद हो जाता है। क्यों आना बंद हो जाता है? क्योंकि प्लेटलेट्स ने वहाँ पे अपना क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट कर दिया होता है और वो वहाँ पे जाके उस कट को जो है वो सील कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि आपका फर्दर ब्लड लॉस ना हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो पूरा इंट्रो है ब्लड का, कि ब्लड जो है वो किस चीज़ से बनता है, ब्लड के कौन कौन से सेल टाइप्स होते हैं, कॉम्पोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है, ये सारा हमने आज के लेक्चर में देखा है। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।